स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है। यहां पर एक शख्स को उदयपुर जैसा कांड दोहराने की धमकी दी गई। माहौल गर्म है। चित्तौड़गढ़ कोतवाली के बाहर भारी भीड़ जमा है और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की, आरोपी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। दरअसल मुकेश माली नाम के एक शख्स को अपनी रेहड़ी, अपने ठेले पर बजरंग दल लिखवाने के नाम पर धमकी दी गई, चेतावनी जारी की गई। उसे कहा गया जैसा हश्र उदयपुर कांड में हुआ था वैसा ही तुम्हारे साथ कर देंगे। आरोप तो यह भी लग रहे हैं कि न केवल धमकी जारी की बल्कि मारपीट भी मुकेश माली के साथ की गई। इधर पुलिस उप अधीक्षक बुधराज मौके पर पहुंचे। कोतवाली थाने के बाहर भीड़ जमा है। एफआईआर लिखवाई गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और उस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ की कोतवाली थाना क्षेत्र में यह घटनाक्रम सामने आया है। मतलब वहाँ पे बजरंग दल गाड़ी पे लिखा रखा, जो बोल रहे हैं हटा, इसको नहीं हटाएगा तेरे को मार दूंगा। उदयपुर वाला कांड हुआ जैसे तेरे साथ हो जाएगा। किसने कहा? करिया भाई ने बोला। उसका नाम मोहम्मद अली है। कहाँ का मामला है ये नदी का है, गंभीरी नदी। इधर कितनी देर पहले का मामला? स्टैंड के नीचे। साढ़े दस बजे की बात। आप क्या भोजन के ऊपर वो लगाते क्या, वो पराठा वगैरह के? पराठे में मैं काम करता हूँ दुकान पे और दादागिरी करते हैं। बोलता है अगर तू बजरंग दल ये नहीं हटाएगा तो तेरे को दुकान पे काम नहीं करना दूंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुभाष बैरागी से। सुभाष, इस वक्त क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पुलिस उप अधीक्षक बुधराज टांक हैं वो कोतवाली थाने में मौजूद हैं। पुलिस उप अधीक्षक SC सेल राजेश जोशी मौजूद हैं। पटवारी तहसीलदार सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो इस वक्त कोतवाली थाना क्षेत्र में मौजूद हैं। और कोतवाली परिसर के बाद जो भीड़ थी उन युवकों को समझाइश की गई है और समझाइश करने के बाद, कार्रवाई के आश्वासन के बाद भीड़ कोतवाली थाने के बाहर से छटने लगी है। और पुलिस त्वरित कार्रवाई का आश्वासन के बाद जिस तरह की स्थिति बनी उससे लोगों में भी फिलहाल संतोष दिखाई दे रहा है और तमाम तरह की जो अफवाहें चल रही थी उन पर भी फिलहाल विराम लगा है। जी स्वप्निल, ये जो घटना सामने आई ये किस वक्त सामने आई और क्या कुछ हुआ था? पीड़ित ने अपनी एफआईआर में क्या क्या लिखवाया है? जी बिल्कुल, पीड़ित ने अपनी एफआईआर में इस तरह की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ मारपीट की गई और उसके द्वारा जो वाहन था उस पर बजरंग दल लिखवाने के विरोध में उसको धमकाया गया और उदयपुर वाला कांड दोहराने की जो धमकी है वो दी गई। इस बात का उल्लेख पीड़ित द्वारा किया गया है। ऐसे हालातों में पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है। हालांकि आक्रोशित लोग जो है वो भीड़ के साथ थाने के बाहर जमा हो गए थे, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों से समझाइश की और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास किया और फिलहाल मौके पर शांति कायम है। और पुलिस जो आरोपी जिस रिपोर्ट में नामजद किए गए हैं उनकी जो तलाश है पुलिस ने शुरू कर दी और पुलिस इस बात का प्रयास कर रही है कि जिन लोगों पर आरोप है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जा सके। जी मैं सुभाष आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं, जैसे पीड़ित ने अपनी एफआईआर में ये सब कुछ बताया कि कैसे उसकी रेहड़ी, उसके ठेले पर बजरंग दल लिखा है, जिसको लेकर उसको धमकी जारी की गई, उसके साथ मारपीट हुई। वहां पर और भी लोग थे, प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे, क्या कोई सामने आया है? स्वप्निल, इस बारे में आपको बताना चाहूंगा फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े पीड़ित के अलावा कोई प्रत्यक्षदर्शी पूरे मामले में सामने नहीं आ पाया और मोटरसाइकिल पर बजरंग दल लिखाने की धमकी के बाद, लिखाए जाने के बाद ये धमकी दिए जाने की घटनाक्रम सामने आया और बड़ी संख्या में भोईखेड़ा के जो लोग हैं, चूंकि जो युवक है वो भोईखेड़ा क्षेत्र का निवासी और ऐसे में भोईखेड़ा क्षेत्र जो है वो सीधे तौर पर क्षेत्र के बाहुल्य के लोगों का है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो है वो वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने विरोध दर्ज कराया। लेकिन पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए तत्काल पुलिस के आला अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्जुन सिंह शेखावत सहित तमाम अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले की गंभीरता को समझा और तत्काल कार्रवाई करते हुए लोगों को समझाइश की और पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों की गंभीरता के चलते हालात जो है वो फिलहाल नियंत्रित है और मौके पर जो लोगों की भीड़ थी उसको हटा दिया गया, लेकिन कार्रवाई की मांग जो है लोगों द्वारा की गई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस खबर से समझ लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा का एक विश्राम स्थल बनाया गया। दरअसल जगह जगह से पुलिसकर्मी आए हुए हैं, ऐसे में ये विश्राम स्थल वहां पर बनाया गया, सामुदायिक भवन। यहां 50 से ज्यादा लोगों ने धावा बोल दिया। अंबेडकर नगर सामुदायिक भवन में जमकर तोड़फोड़ की। अंबेडकर नगर सामुदायिक भवन में पुलिसकर्मी रुके हुए थे। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इनमें से एक की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि सामुदायिक भवन में 65 पुलिसकर्मी रुके थे। अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम ने घटना की पुष्टि की है। मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। कल यहाँ सब 60-65 आदमी था। कहाँ से आए हुए थे वो लोग? यहाँ सब वहाँ बीकानेर से। कौन लोग थे?
वे पुलिस वाले थे। पुलिस वाले थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? वे साहब मैं तो भीतर हो जाऊँ, बाहर जो हल्ला गुल्ला हो जब तक मुझे कोई पता ना हो, भीतर जब हल्ला गुल्ला हो और पब्लिक की बहुत ढेर होगी। कितने लोग आए पुलिसकर्मियों के अलावा? पुलिसकर्मियों के अलावा कम से कम नहीं तो होंगे कम से कम 250-300 आदमी। 250-300 आदमी आए। क्या हरकत की उन्होंने? उन्होंने साहब पत्थर और ये डंडा लाठी और इनकी दी और इनकी तोड़ फोड़ भी करी। इतने पता साहब। और कितने जो पुलिसकर्मी यहाँ रुके हुए थे उनके साथ भी मारपीट करी? हाँ, तीन चार लोगों ने। 3-4 लोगों ने। किसी के ज्यादा चोट आई क्या? हाँ, 2 जन गए थे ज्यादा। जयपुर से बड़ी खबर, बीआर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा। प्रोफेसर देव स्वरूप ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजा और राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। देव स्वरूप के डिग्री विवाद में एक कमेटी बनी थी, राजभवन ने हाल ही में कमेटी बनाई थी। और जयपुर से बड़ी खबर है, यहां मुहाना इलाके में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। 3 लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंची और साक्ष्य जुटाए। ये बड़ी खबर जयपुर से। बताया जा रहा है कि महिला को 3 लोगों ने अकेला पाकर पकड़ा और अपनी हवस का शिकार बनाया। जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सीकर से बड़ी खबर है, एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। नगरपालिका का जेईएन दिनेश कुमार मीणा इस कार्रवाई में ट्रैप हुआ। 1 लाख की रिश्वत लेते उसे धर दबोचा गया। 2 दलाल भी साथ में पकड़े गए। दलालों के पास से 5 लाख रुपए बरामद किए गए। शुक्रवार को इन्होंने 50,000 की घूस ली थी। जब यह ट्रैप की कार्रवाई चल रही थी, इसी दौरान दिनेश मीणा वहां से अपने आप को छुड़ाकर भागा। उसके कुछ साथियों के साथ एसीबी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और फिर फरार हो गया। फिलहाल एसीबी ने पुलिस को इस संबंध में बताया। पुलिस ने जिले में नाकाबंदी करवाई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने आज राजस्थान में अपना सफर पूरा कर लिया। पिछले 16 दिनों में यात्रा ने प्रदेश में 485 किलोमीटर का सफर तय किया। इससे कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा ही, साथ ही प्रदेश कांग्रेस में एकजुटता भी दिखने लगी। चार सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान का सफर पूरा हो गया है। 4 सितंबर को झालावाड़ के चंवली बोर्ड से यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश किया था और अब इस यात्रा ने राजस्थान में अपना सफर पूरा कर लिया है। भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में प्रवेश कर रही थी तो प्रदेश कांग्रेस कई गुटों में बिखरी हुई नजर आ रही थी। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने अपने सबसे खास और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को राजस्थान भेजा। केसी ने जयपुर में बैठक की और पायलट और गहलोत के हाथ खड़े करवाकर ये संदेश दिया कि प्रदेश कांग्रेस एकजुट है। राजस्थान में एंट्री के साथ ही राहुल गांधी ने भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ डांस करवाकर फिर से यही मैसेज देने की कोशिश की। 16 दिन के बाद भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन है राजस्थान में और यहाँ 16 दिन में से 2 दिन विश्राम के दिन हुए हैं और करीब 485 किलोमीटर कवर हुआ है 6 जिलों में, झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, दौसा और अलवर। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी का धन्यवाद दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यात्रा के लिए राजस्थान के अरेंजमेंट और मैनेजमेंट को 10 में से 10 नंबर दिए। तो एक पब्लिक क्या चाहती है, घरों बैठी हुई उनकी भावनाओं को, उनकी मांगों को रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को मैसेज देने के लिए। ये डेमोक्रेसी है। उसमें राहुल गांधी जी पूरी तरह कामयाब हुए हैं। मैं उनको यात्रा हमारे राजस्थान का अंतिम दिन है, कल सुबह हम हैंडओवर करेंगे
आगे की यात्रा के लिए राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी बैठे हैं, हम लोग सब मिलकर उनको बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि हम सब लोग मिलकर के एक बंद मुट्ठी के रूप में सब एक माला में जैसे मोती पिरोते हैं वैसे पिरो करके माला बना करके और जनता की सेवा 4 साल भी की है और 12 महीने करेंगे। उनकी जो भी कोई कमी खामियां रह गई हैं, जो उनकी कोई आशा अपेक्षाएं रही हैं, उनको भी हम लोग पूरा करेंगे। अभी तक शांत बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम इस यात्रा ने किया। लोग यात्रा के साथ जुड़े और यात्रा के साथ लगभग हर जिले में भारी भीड़ देखने को मिली। लेकिन ये भीड़ क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में वोटों में कन्वर्ट होगी? इस पर जयराम रमेश ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी तो संगठन पर है। हमारे में प्रचार हम छूट जाते हैं। हमारी उपलब्धियां बहुत हैं, हमारी योजनाएं बहुत उम्दा हैं, बहुत फायदेमंद हैं, लोग प्रशंसा करते हैं, पर संगठन की ओर से, सरकार की ओर से हम इतना प्रचार नहीं करते जितना कि हमारे विरोधी करते हैं। करीब 16 दिन पहले जब भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश किया था तो प्रदेश कांग्रेस कई गुटों में बिखरी हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज जब यात्रा ने राजस्थान में अपना सफर पूरा कर लिया है तो प्रदेश कांग्रेस एकजुट दिख रही है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि एकजुटता कितने दिनों तक बनी रहती है। वहीं 2023 के विधानसभा चुनावों में ये यात्रा अपना कितना प्रभाव डाल पाती है। कैमरा पर्सन यासीन खान के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 अलवर। राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव जैन की ओर से अपने ही छात्रों को धमकाने का वीडियो वायरल है। दरअसल भाभा हॉस्टल में घुसकर देर रात छात्रों के साथ मारपीट मामले को लेकर गुस्साए छात्रों ने पहले वीसी आवास के बाहर और फिर वीसी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्र धरने पर बैठे, मारपीट करने वाले आरोपी बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए इस मांग को लेकर, और संलिप्त भाभा हॉस्टल के वार्डन और असिस्टेंट वार्डन को हटाने की भी मांग की। इस दौरान छात्रों ने वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव जैन पर राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया। मैंने शिकायत करी वार्डन साहब से, तो हमारे वार्डन साहब बिल्कुल ढीले हैं। उन्होंने ना हमारी बात सुनी है, ना उन्होंने प्रशासन को कोई खबर करी, ना कोई काम किया। उन्होंने हमें सुबह का आश्वासन देकर बात टाल दी। जहां हमें जान माल का खतरा था, लड़के हॉस्टल में पत्थर लेके और अपने डंडे वंडे लेके आए हैं, खूब हुड़दंग मचा के आए हैं, तो जिसमें वार्डन कोई कार्रवाई नहीं करा। हमारा वार्डन किसी काम का नहीं है। राजस्थान में लगातार पावर क्राइसिस के हालात हैं। तकनीकी समस्या के चलते राजस्थान के सूरतगढ़ और काली सिंध थर्मल प्लांट की 5 इकाइयां बंद हो चुकी हैं, जिसमें सूरतगढ़ की 660 मेगावाट की इकाई को देर शाम चालू किया गया। लेकिन अभी भी राज्य में लगातार बिजली संकट के हालात बने हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश के 220 केवी के लगभग 40 सब स्टेशनों पर कटौती हो रही है। राज्य में चल रहे बिजली संकट का सबसे बड़ा कारण बिजली एनर्जी असेसमेंट कमेटी की बैठक न होना बताया जा रहा है। फिलहाल राज्य में बिजली की सप्लाई और डिमांड में लगभग 2500 मेगावाट की किल्लत है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की। सांसद दिया कुमारी ने पीएम मोदी से राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में महाराणा प्रताप से जुड़े सभी स्मारकों को जोड़ते हुए एक नए पर्यटन सर्किट को विकसित करने और नाथद्वारा के चैत्री गुलाब से बने विभिन्न उत्पाद भेंट करते हुए चैत्री गुलाब की खेती के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। जयपुर को ट्रैफिक जाम मुक्त शहर बनाने की दिशा में जेडीए ने एक और बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। जेएलएन मार्ग ओटीएस चौराहे पर 150 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज बनाने का काम सोमवार से शुरू हो गया। हालांकि पहले 15 दिसंबर को भूमि पूजन होना था, लेकिन सीएम कार्यालय से समय नहीं मिलने के कारण भूमि पूजन नहीं हो सका। अब ओवरब्रिज बनाने वाली फर्म ने मौके पर सॉइल टेस्ट का काम शुरू कर दिया, जिसके पीछे जेडीए का उद्देश्य है प्रोजेक्ट तय समय में पूरा हो। ओटीएस सर्किल से गुजरने वाले राहगीरों की जो राह है वो जयपुर विकास प्राधिकरण आसान करने जा रहा है।
मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ओटीएस सर्किल के ऊपर यहाँ पे जो स्टील स्ट्रक्चर बेस्ड जो केबल जो यहाँ पर एक फ्लाईओवर यहाँ पर बनना है, करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर जो फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया जाएगा, उसी को लेकर यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो सॉइल जो टेस्ट का काम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सॉइल जो टेस्ट का काम है वो शुरू हो चुका है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जो टेंडर प्रक्रिया है, जो तमाम जो प्रक्रिया होती है वो पूरी कर ली गई है। तय समय में किस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो सके उसको लेकर यहाँ पर जो सॉइल टेस्ट जो होता है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। कुल मिलाकर जयपुर विकास प्राधिकरण का ये मकसद है कि जो प्रोजेक्ट है तय समय में पूरा हो, यहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर है उन्हें भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। हालांकि यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, जो एलिवेटेड यहाँ पर जो फ्लाईओवर बनाया जाना है उसका शिलान्यास होना था, लेकिन मलमास की वजह से अभी शिलान्यास नहीं हो सकता। लेकिन काम में किसी भी प्रकार की देरी नहीं हो, इसी को लेकर यहाँ पर जो सॉइल टेस्ट का जो काम है वो शुरू हो चुका है। बड़ी बात ये यहाँ से है कि ये जो जयपुर शहर का ऐसा ये चौथा ये प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल फ्री यहाँ पर होगा। लक्ष्मी मंदिर, B2 बाईपास, जवाहर सर्किल के बाद में ओटीएस जो चौराहा है यहाँ पर काम यहाँ पर शुरू हो गया है। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल के अंदर ये यहाँ पर प्रोजेक्ट यहाँ पर पूरा किया जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान में सर्दी के बदले हालात ने अजीब मुश्किल पैदा कर दी है। आमतौर पर दिसंबर के तीसरे सप्ताह के इस दौर में सर्दी चरम पर होती थी। जयपुर जैसी जगह पर दिन रात के दौरान कम से कम पारा 10 से 14 के आसपास बना हुआ है। दिन का तापमान राजस्थान के सभी शहरों में 30 के पार है। इधर मौसम में अजीब बदलाव दिख रहा है। इस बार पहाड़ों में उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी भी नहीं हुई। अगले एक सप्ताह में विक्षोभ के कारण कुछ जगह बरसात और ओले गिरने के आसार हैं, जिससे फसल पर बुरा असर पड़ेगा। के दौरान पश्चिमी राजस्थान में सबसे न्यूनतम तापमान चूरू में 4.1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान में सबसे न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर में 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। वर्तमान में एक पश्चिम विक्षोभ हमारे प्रदेश के ऊपर से गुजर रहा है, जिसके प्रभाव के कारण 21 एवं 22 दिसंबर को पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान के जो उत्तरी जिले हैं जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर में प्रातः के दौरान हल्की से गहरी धुंध होने की संभावना है। दिसंबर का तीसरा सप्ताह आ गया, लेकिन राजस्थान के अंदर सर्दी के हालात वैसे नहीं हैं जैसे अमूमन दिसंबर के इस दौर में देखने को मिला करते थे। इस दौर में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाया करती थी और राजस्थान के अंदर शीतलहर भी देखने को मिला करती थी। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग के जानकारों का कहना है कि लानीना प्रभाव की वजह से राजस्थान के अंदर जो सर्दी के हालात हैं काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। दिन के और रात के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क है और पश्चिमी विक्षोभ भी आने को है, जिससे 21 और 22 दिसंबर को राजस्थान के कई इलाकों के अंदर मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है। फिलहाल मौसम विभाग को थोड़ी बहुत उम्मीद है कि 25 दिसंबर के बाद में तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी और उसके बाद में पिछले कुछ साल जैसे हालात शायद देखने को मिले। लेकिन इस साल एक साथ सर्दी में इजाफा नहीं होने की वजह से रबी की फसल को काफी नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मौसम के ये हालात पहले के मुकाबले सुधरेंगे और जो नुकसान मौसम में आई तब्दीली की वजह से होने वाला है उस नुकसान को भी थामा जा सकेगा। इस साल अगर देखा जाए तो शुरुआत में पहले गर्मी तो फिर बरसात बहुत अच्छी रही थी। लोगों को उम्मीद थी कि शायद सर्दी भी इस बार जोरदार देखने को मिले, लेकिन सर्दी के बिखराव ने फिलहाल मौसम विभाग के अनुमानों को उल्टा बता दिया है और फिलहाल जो हालात नजर आ रहे हैं उसके अंदर मौसम की तब्दीली से लोगों को ये उम्मीद है कि शायद इस बार सर्दी पहले जैसे नहीं रहेगी। लेकिन देखना यह होगा कि नए साल की शुरुआत के साथ में मौसम विभाग के अनुमान सही साबित होते हैं या फिर सर्दी इसी तरह से अलग अलग बिखराव दिखाती रहती है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। प्रदेश का सबसे बड़ा बस डिपो सिंधी कैंप, इसको सैटेलाइट बस स्टैंड बनाने का ख्वाब देखा गया। फैसला लिया गया कि सिंधी कैंप पर एक आधुनिक संसाधनों से लैस इमारत बनाई जाए। 2013 में शिलान्यास हुआ, 2018 में इमारत बनकर तैयार हो गई, 2022 में यह इमारत
कबूतरखाना बन गई। बता दें 18 करोड़ की लागत से इमारत को तैयार किया गया था। वहीं सिंधी कैंप के मुख्य प्रबंधक का मानना है कि जल्द ही इमारत को शुरू किया जाएगा, लेकिन तारीख इनको भी नहीं पता। अभी थोड़ा सा काम बकाया है, ज्यादा नहीं है। हम बहुत जल्दी उस काम को पूर्ण करके और उम्मीद करते हैं कि नए साल में जनता के लिए इस बस स्टैंड को आवागमन के लिए खुलवा दें। प्रदेश के सबसे बड़े बस डिपो सिंधी कैंप पर बनी हुई आधुनिक इमारत है। 2013 में इस इमारत का शिलान्यास किया गया था। 2018 में इसका काम पूरा हो गया। लगभग 18 करोड़ रुपए की कीमत से ये इमारत तैयार की गई है ताकि सिंधी कैंप के सारे ऑफिसेज, सारे काउंटर्स इस बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट किए जाएं। आधुनिक तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया गया। एस्केलेटर इसमें लगाए गए हैं, इसमें सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, बैठने का स्पेस इसके अंदर बनाया गया है। लेकिन सालों से ये इमारत फीता कटने के इंतजार में, ना पिछली सरकार ने इस इमारत की सुध ली और ना ही वर्तमान सरकार इस इमारत में कोई दिलचस्पी दिखा रही है। हालात ये हो चुके हैं कि नई बनी ये इमारत अब कबूतर खाने में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह यहां पर आपको केवल कबूतर नजर आएंगे। कहने के लिए यहां पर जो है फिनिशिंग काम चल रहा है। हमारे साथ इस काम की देखरेख कर रहे इंजीनियर भी यहां पर हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बिल्डिंग का कितना काम बचा है। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? रवि प्रकाश मीणा जी, आप क्या देखते हैं, क्या डेजिग्नेशन है आपकी? आप देख रहे हैं इस इमारत का काम धाम, तो कब तक ये काम पूरा हो जाएगा, कितना काम बचा है और क्यों ये इमारत अब तक शुरू नहीं हो पा रही है? ये तो देखिए गवर्नमेंट का इश्यू है। गवर्नमेंट चाहे तो कभी फीता काट करके शुरू की जा सकती है। ये बिल्डिंग तैयार है पूरी तरीके से? नहीं, तैयार है लेकिन कुछ फॉल्स सीलिंग का वो काम चल रहा है। इलेक्ट्रिक तो 2022 खत्म होने वाला, 2023 लगने वाला, 2018 में ये बिल्डिंग तैयार हुई थी और अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ। नहीं, काम तो कंप्लीट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन छुट-पुट काम रह जाते हैं, वो अभी चालू है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।